एक जवान बेटी के शव का बोझ, उसके साथ क्या हुआ? Where was the dearth of a guardian? Were there no local guardians that a councillor of TMC had to become a local guardian to sit in the ambulance? एम्बुलेंस में उस लोकल गार्डियन कोट अनकोट टीएमसी का काउंसलर उसने क्या किया? Did he play with the evidences or did he destroy the evidences inside the ambulance? आखिरकार उनके रिश्तेदारों को एम्बुलेंस में जाने की अनुमति पुलिस ने अफरा तफरी में क्यों नहीं दी? अफरा तफरी में एम्बुलेंस के गेट को क्यों बंद किया और तुरंत एम्बुलेंस को वहां से क्यों भगाया? इन अ हरी इन अ जिफी, आज अखबारों में लिखा हुआ है, लेफ्ट इन अ हरी। क्यों? और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पिता पूछते हैं कि जब क्रिमेशन चल रहा था उस समय टीएमसी के एक एमएलए वहां लगातार मौजूद रहे, वो यहां वहां अफसरों के साथ बात कर रहे थे और 2 टीएमसी के काउंसलर वहां मौजूद रहे। आखिर ऐसा क्या था कि टीएमसी के नेताओं को क्रिमेशन के दौरान मौजूद रह के वहां के जो लोकल डीएम है, वहां के जो एसपी है, वहां के जो अधिकारी हैं, उनको बार बार कुछ ना कुछ हिदायत देनी पड़ रही थी? क्या कारण था? Why was this happening? Politicization of the cremation of the victim, ये क्यों हो रहा था? और पिता ने बहुत इमोशन के साथ एक प्रश्न पूछा है, ये इमोशन का विषय है। उन्होंने कहा कि क्रिमेटोरियम में जो फीस लगती है वह फीस भी मुझसे नहीं लिया गया, किसी और ने दे दिया। मेरी बेटी पता नहीं क्या स्वर्ग से सोच रही होगी कि मेरे पिता ने मेरे क्रिमेशन का पैसा भी नहीं भरा। मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मगर ये वाकई एक बहुत इमोशनल विषय है। एक पिता और एक माता जो अपने बेटी के अंतिम संस्कार के लिए जो कुछ पैसे होते हैं वो देना चाहते हैं, मगर वो किसी और ने दे दिया है, किसी पॉलिटिशियन ने, कोट अनकोट, मुझे पता नहीं पॉलिटिशियन ने दिया या अधिकारी ने दिया, इस विषय में क्लैरिटी नहीं है, किसी ने क्यों दिया। वहाँ भी डीसी नॉर्थ पैसा देने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ भी उसी प्रकार की हालत है। तो पिता पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार से मुझे बार बार पैसा क्यों देने की कोशिश हो रही है? पिता का आखिरी प्रश्न है कि जो डीसी सेंट्रल है, इंदिरा मुखर्जी और कई आईपीएस ऑफिसर्स, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ के तथ्य को रख रहे हैं, वो तथ्य पूरी तरह से सरासर झूठ है, इसलिए उन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाए। एक वीडियो भी इनके पिताजी का पहले दिखाया गया था जिसमें वो कह रहे थे कि हमें किसी ने पैसा देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसका भी आज खुलासा किया है, उससे भी पर्दा हटाया है कि जब बिटिया की जघन्य तरह से मौत हुई उसके पश्चात कुछ पुलिस अधिकारी हमारे घर आए थे और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक तरीके से हो और इन्वेस्टिगेशन में हम किसी प्रकार से त्वरितता दिखाएं, तो आप जो हम कह रहे हैं वही वीडियो में कहिए। आप कहिए कि हम ठीक कर रहे हैं और हमने आपको पैसा देने की कोशिश नहीं की। इसलिए कौन सा पिता या कौन सी माता नहीं चाहती कि उनके बच्चे के मृत्यु का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो त्वरित गति से हो, वो शीघ्र हो? तो स्वाभाविक है इसमें भी पिता के ऊपर प्रेशर डाल के उनसे जो वीडियो लिया गया है उसके विषय में कल खुलासा हुआ है। जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विनीत गोयल कमिश्नर कलकत्ता अपने पद पर, अपने आसन पर बने रहेंगे, यह संभव नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से। एक बहुत बड़ी बात और है, आप सबको मैं एक चिट्ठी दिखाऊंगा और इस चिट्ठी के विषय में बताना चाहता हूं। यह चिट्ठी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल घोष साहब ने लिखा है। 10 तारीख की चिट्ठी है। जो हत्या और रेप विक्टिम का होता है वो इंटरवेनिंग नाइट 8 और 9 तारीख के बीच होता है और 10 तारीख को ये चिट्ठी जारी की जाती है। इस चिट्ठी का मेमो नंबर है RKC/4197 और ये चिट्ठी संबोधित है टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD इलेक्ट्रिकल। ये मेडिकल कॉलेज के PWD इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को और बाकी इंजीनियर्स को संबोधित है। आगे देखिएगा तो इसमें कहा गया है कि जो सेमिनार हॉल है, जिस सेमिनार हॉल में
ये जघन्य कांड हुआ, उसके साथ वाले डॉक्टर्स रूम और उसके साथ वाले डॉक्टर्स टॉयलेट और जो स्टाफ की टॉयलेट है उसे डेमोलिश करके फिर से बनाया जाए। पहले जब भारतीय जनता पार्टी और जनता जनार्दन ने, मीडिया ने इस पे सवाल उठाया था, उस समय कलकत्ता की प्रशासन ने, कॉलेज के प्रशासन ने, बंगाल की सरकार ने, ममता जी ने कहा था ये निर्णय तो पहले से हो चुका था, ये 8 और 9 तारीख के पहले से निर्णय हो चुका था, इट हैड नथिंग टू डू विद द डेट्स। मगर ये चिट्ठी इशू हुई है 10 तारीख को, अर्थात हत्या और बलात्कार के पश्चात ये चिट्ठी आनन फानन में इन्होंने एक्सप्रेस मोड ये चिट्ठी इशू हुई है। और सबसे बड़ी बात है इस चिट्ठी में कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सेज दैट इंजीनियर्स ने ये जो निर्णय लिया है, ये निर्णय किसके साथ बैठने के बाद हुआ है? मीटिंग उसी दिन हुई है 10 तारीख को। किसके साथ हुई है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप सोचिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ 10 तारीख को मीटिंग करते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसी दिन बोला जाता है साइट इंस्पेक्शन करिए, और एक साइट इंस्पेक्शन भी हो जाता है। बॉडी की इंस्पेक्शन नहीं हो सकती है, बॉडी के इंस्पेक्शन में 12-12 घंटे की डिले हो रही है, मगर साइट इंस्पेक्शन तुरंत, और तुरंत नोटिस निकल जाता है, डेमोलिश कर दिया जाता है और काम शुरू किया जाता है। क्यों? स्टाफ टॉयलेट को और डॉक्टर्स के टॉयलेट को इतनी त्वरितता के साथ क्यों डेमोलिश किया गया? और जिन लोगों ने, जिन डॉक्टरों ने इस डेमोलिशन के फोटो को ट्विटर, सोशल मीडिया इत्यादि में छोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको अरेस्ट करने की धमकी दी गई, कंप्लेंट रजिस्टर किया गया कि ये सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मगर चिट्ठी झूठ नहीं बोलती। 10 तारीख की ये चिट्ठी है, आनन फानन में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स नन अदर देन चीफ मिनिस्टर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कौन हुक्म देगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री ही हुक्म दे सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के हुक्म पर अगर आप उसी दिन चिट्ठी जारी करते हैं और एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो हत्यारा होगा, मैं सीबीआई नहीं, मैं एक आम आदमी, मैं पुलिस भी नहीं, मैं एक आम आदमी हूं, मगर मेरे में भी इतनी बुद्धि है कि जहां हत्या और बलात्कार हुआ है, हो सकता है और पूरी तरह से संभव है कि हत्यारा और बलात्कारी वो स्टाफ टॉयलेट गया होगा, खून के धब्बों को मिटाने के लिए गया होगा, अपने आप को साफ करने गया होगा। तो आपने उस क्षेत्र को तोड़ क्यों दिया? और सीबीआई अगस्त 13 को पिक्चर में आती है, और जब अगस्त 13 को सीबीआई पिक्चर में आती है, प्रोब को अपने हाथ में लेती है, तब तक ना स्टाफ टॉयलेट है और ना डॉक्टर्स की टॉयलेट है, क्योंकि उन्हें 10 तारीख को ही आनन फानन में इंस्पेक्शन करा करके तोड़ दिया गया है। ये ममता बनर्जी की कॉम्प्लिसिटी के बगैर, विनीत गोयल जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके कॉम्प्लिसिटी के बगैर संभव नहीं है। और जब तक ममता जी और विनीत गोयल जी कमिश्नर और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब तक एक फेयर ट्रायल संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही ये कहती है कि स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोस्ट फॉर अ फेयर ट्रायल एंड जस्टिस टू द विक्टिम। दूसरी बात है, मैं ये मांग करता हूं कि ममता जी और विनीत गोयल जी के बीच जो भी टेलीफोनिक वार्ता 72 आवर्स ऑफ द हीनियस क्राइम में हुए, उनके कॉल रिकॉर्ड को रिट्रीव किए जाए, कितनी बार फोन हुए हैं और उनमें किस प्रकार की बातचीत हुई है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इस पर भी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। देखिए, जहाँ तक कुछ खिलाड़ियों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का सवाल है, एक लोकतांत्रिक देश है,
कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हाँ, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं ना कहीं इन दोनों ने राजनीति की, मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूँगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हाँ, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है कि सवाल पूछेंगे, मगर मैं इस सवाल के उत्तर से बचूंगा। बाकी जनता जनार्दन है। एक सवाल और है, अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव को लेकर कहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो त्याग करें, क्योंकि बीजेपी को हराना है और ये त्याग मैं कर रहा हूँ, हरियाणा में बीजेपी को हराना है। ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब ये कौन क्या त्याग कर रहा है? ये सब अपने अपने परिवार को जीवित रखने के लिए, परिवार के नाम को जीवित रखने के लिए ये क्या त्याग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है अखिलेश जी, सोनिया जी, लालू जी, ये सारे लोग हिंदुस्तान और हरियाणा के भलाई के लिए त्याग की बात कर रहे हैं? ये सारे लोग अपने अपने बबुआ कैसे कैसे सेट हो जाएं, इनके बच्चे कैसे कैसे ठीक जगह सेट हो जाएं, उसके लिए ये सब त्याग कर रहे हैं। ये त्याग हमारे और आपके लिए है। इनके लिए त्याग तो कोई शब्द ही नहीं है। इनके लिए तो है कि कुर्सी केवल हमारे परिवार की होनी चाहिए, बस। Where we saw the whole issue of illegal mosques coming up, and then even the Himachal Pradesh Congress leaders are saying that illegal immigrants in the state of Himachal Pradesh are a huge issue. Now, to which Giriraj Singh has basically stated that pan-India NRC is needed, and he has raised questions on stand of Rahul Gandhi, that what exactly he has to say on this particular issue, what's happening in Himachal Pradesh. See, I will go through the issue. I'll go through the issue and then I will come back on this because I'm not well versed with this issue. I'll go through the issue. They have said that it's an illegal issue. I'll go through the issue. Of course, I'll before replying anything, I have to go to the depth of the issue and then reply. सर, आज राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस की सदस्यता ली है और उन्होंने कहा है कि देश में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और कांग्रेस जो है राहुल गांधी मौका ही नहीं। मुझे याद है ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब हिंदू देवी देवताओं को गाली दी थी, आम आदमी पार्टी में थे, मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आप सब आए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, आज कुछ अनूठा हुआ नहीं। गौतम जी ज्वाइन किए कांग्रेस पार्टी, लोकतांत्रिक देश है, ज्वाइन कर सकते हैं, मगर वो कुछ क्या क्या कहा था उन्होंने, मैं याद दिलाना चाहूँ। और इट इज़ इन सिंक विथ कांग्रेस थॉट प्रोसेस। जैसी कांग्रेस की सोच है, मुझे लगता है गौतम जी ने भी जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था वैसी ही सोच है। गौतम जी ने कहा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। आप तो जानते ही हैं, कांग्रेस तो मानती ही नहीं है। कांग्रेस ने तो सर्वे सर्वा गांधी परिवार ही है। तो जैसे कांग्रेस वैसे ही गौतम जी ने पहले भी कहा था, और उन्होंने कहा था मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। तो सोनिया जी भी कहती है राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो उन सोनिया जी के कहने पर एक हलफनामा, एक एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो राहुल गांधी हो या गौतम जी हो, तो दोनों ही राम के अस्तित्व को नकारते हैं। तो आज दोनों मौसेरे भाइयों का मिलाप हो गया है जो राम को नहीं मानते हैं। और तीसरी बात जो कहा था गौतम जी ने कि ये गौरी गणपति कौन है, गणपति जी, ये गणपति आदि हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये गणपति जी कौन है आपको महाराष्ट्र बताएगा। गौतम जी, आपने कहा ना गणपति जी कौन है, मैं उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा, उनको नहीं मानता हूं। राहुल जी, आप भी गणपति जी को नहीं मानते हैं, मैं जानता हूं। और मैं इस पोजीशन से आज महाराष्ट्र से एक सवाल करता हूं। महाराष्ट्र के मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोगों के कारण आज पूरे विश्व में धूमधाम से हम सब गणपति जी को मानते हैं, मगर जिस धूमधाम से आप लोग गणपति जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, विसर्जन करते हैं, वो एक उत्सव होता है, एक गौरव का विषय होता है सनातन के लिए। और आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ राहुल गांधी खड़े हैं जो कहते हैं गणपति कौन है, मैं तो गणपति को मानूंगा ही नहीं। तो राहुल गांधी जी का इस पे क्या कहना है?
वो गणपति को मानेंगे और पूजा करेंगे, या चूंकि गौतम जी आ गए हैं राहुल जी के पास, तो महाराष्ट्र के सारे कांग्रेस के नेता अब गणपति जी की पूजा नहीं करेंगे, इसका उत्तर भी दे रहा हूं। धन्यवाद।